गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर में। हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम लोग देखे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता फर्स्ट देख चुके हैं। दूसरा है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या होता है? तो आप लोग देखे होंगे कि चीनी और पानी को मिलाकर यदि हम लोग गर्म करते हैं, इसको अपना भाषा में क्या बोलते हैं, शीरा बोलते हैं। तो उसको गर्म करते हैं तो देखेंगे कि उसमें अवक्षेप बनता है, उजले कलर का अवक्षेप बनता है, जिसको हम लोग अपने गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, मैली बोलते हैं। तो उसको क्या करते हैं, हम लोग निकाल देते हैं। या मिठाई मिठाई बनाते आप लोग यदि देखे होंगे तो चीनी का शीरा जो तैयार करता है, तो चीनी के शीरे में देखिए बनाते समय देखे होंगे कि उसमें मैली बनता है। तो मैली को क्या करता है, वो अलग से छान के निकाल दिया जाता है, क्योंकि वह अवक्षेप है। तो वही अवक्षेप अब हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, क्या है, अवक्षेप का बनना। तो अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है। वो समझाने के लिए आपको बोले थे चीनी का सिर, ठीक है। अवक्षेप क्या है? एक ठोस पदार्थ, याद रखना है। अवक्षेप क्या है? ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक हो जाता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर शब्द आया विलयन। विलयन क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ को मिला देते हैं हम लोग। जैसे हम लोग पानी ले लेते हैं, पानी में चीनी मिला देते हैं, रसना मिला देते हैं, उस सारे चीज को क्या करते हैं, घोल लेते हैं, बर्फ भी डाल देते हैं। तो घोल क्या तैयार हो गया? विलयन, जिसको हम लोग शरबत बोलते हैं। तो वह घोल जो तैयार होता है शरबत, वह विलयन कहलाता है। तो विलयन हम लोग सीखे क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ को मिला देंगे तो उसके घोल को क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अवक्षेप का बनना। अवक्षेप अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? ठोस पदार्थ, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करता है उसके फलस्वरूप विलयन में से पृथक हो जाता है। अभी बताएं आपको विलयन क्या होता है। तो विलयन में से पृथक हो जाता है, मतलब जमा हो जाता है, वही है अवक्षेप। उदाहरण है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड आप लोग जानते होंगे क्या होता है, NaCl, नमक। नमक को ही ना सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो बोलता है नमक के जलीय विलयन, नमक के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, AgNO3 का विलयन डालने पर बोलता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन डालने पर, दोनों का विलयन है। विलयन मतलब हम लोग समझे क्या, द्रव अवस्था में सिल्वर क्लोराइड का। तो सिल्वर क्लोराइड क्या हो गया, AgCl, दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अवक्षेप क्या देखें हम लोग, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन ले लिए, उसमें सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन मिला दिए, दोनों क्या है, विलयन फॉर्म में है। जैसे ही दोनों को मिलाएं तो क्या बना हमारा, सिल्वर क्लोराइड, दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ। तो अवक्षेप ही ना पढ़ रहे हैं, तो अवक्षेप किस रूप में मिला, सिल्वर क्लोराइड का, दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो कलर इसका याद रखेंगे सफेद, और किस जैसा, तो दही जैसा। अगला पॉइंट पढ़ेंगे रंग परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में क्या परिवर्तन होता है, ये हम लोग देखते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। मतलब जैसा रंग पहले था अभिक्रिया से पहले, और अभिक्रिया के बाद क्या होता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4। यदि नहीं पता तो लिख लेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग, पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा है, बैगनी। तो बोलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस मिलाने पर, पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन ले लिया जिसका रंग कैसा होता है, बैगनी, उसमें बोल रहा है कि थोड़ा थोड़ा नींबू का रस डालने पर, नींबू का रस क्या करते हैं हम लोग, थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला रहे हैं, विलयन का बैगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन का रंग कैसा था,
बैगनी था, और क्या हो गया उसमें हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट विलयन में जिसका कलर बैगनी था, उसमें नींबू का रस डालने पर धीरे धीरे क्या हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट जो बैगनी कलर का था उसका विलयन, वह धीरे धीरे गायब हो गया। तो रंग में परिवर्तन हम लोग देखें, पोटेशियम परमैंगनेट क्या था, बैगनी कलर का था, और बैगनी कलर का था उसमें जैसे ही उसके विलयन में हम लोग नींबू का रस डालना शुरू किए, धीरे धीरे उसका रंग बैगनी कलर गायब हो गया। अगला है ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है, मतलब टेम्परेचर में चेंज आता है। क्या चेंज आता है तो हम लोग देखते हैं। कली चूना के एक ढेले पर बोलता है, कली चूना ले लेते हैं, उसका एक ढेला लिए, उस पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। होता है कली चूना ले लेते हैं, उस पर जल डालते हैं, तो वह जल से अभिक्रिया करके उससे ऊष्मा निकलता है। हम लोग पढ़ रहे हैं ताप में परिवर्तन, तो इससे ऊष्मा निकल रहा है। बाकी अभिक्रिया करके हम लोग पहला क्लास में पढ़े थे क्या बनता है, आप लोग पिछली कक्षा वाला वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, ताप में परिवर्तन हो रहा है। कली चूना के एक ढेले पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा, जिससे मिश्रण का ताप बहुत बढ़ जाता है। अब पानी और कली चूना का मिश्रण है तो उसका ताप क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए हम लोग ताप का परिवर्तन, पहले कली चूना को लेते हैं हाथ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही उसमें जल डाल दिए हैं तो वह क्या हो गया, मिश्रण का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब है अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। अवस्था मतलब क्या होता है, जैसे ठोस है तो द्रव बन जाएगा या गैस बन जाएगा, तो वह क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन। जैसे हम लोग बर्फ लेते हैं, आप लोग जानते होंगे कि बर्फ क्या रहता है, ठोस रूप में रहता है। और बर्फ को आप लोग छोड़ दीजिए रूम टेम्परेचर पर या वैसे भी छोड़ दीजिए तो छोड़ने पर आप लोग देखिएगा कि बर्फ जो है ठोस अवस्था में, वह थोड़ी देर देर बाद क्या होता है, बर्फ पिघलना शुरू होता है, और पिघलने के बाद क्या होता है, आप लोग गौर कीजिएगा कि वह द्रव अवस्था में परिवर्तित मतलब पानी बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन। पहले बर्फ क्या था, ठोस था, उसके बाद क्या हो गया, पिघल के द्रव। यदि हम लोग उसको गर्म कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, जलवाष्प बनेगा, जिसको गैस भी बोल सकते हैं। तो बर्फ ले लिए, बर्फ को यदि छोड़िए, बर्फ को गर्म कर देते हैं डायरेक्ट, तो बर्फ को जैसे ही गर्म करेंगे तो द्रव बन जाएगा, और उसको गर्म करते रहेंगे तो द्रव से क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अवस्था में, तीनों अवस्था में परिवर्तन, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, तो यही है अवस्था में परिवर्तन। आइए आगे हम लोग देखते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है उसके बाद पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण है मोमबत्ती को जलाने पर, आप लोग देखे होंगे मोमबत्ती, मोमबत्ती का मोम जो होता है वह ठोस अवस्था में रहता है, और जब उसको जलाइएगा, मोमबत्ती को जलाइएगा, तो वह पिघलने लगता है, पिघल कर द्रव अवस्था में नीचे आने लगता है कुछ भाग, और कुछ भाग जलकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तो गैस बन जाता है। तो मोमबत्ती का मोम जो है वह क्या है, ठोस अवस्था, उसको जैसे ही जलाते हैं हम लोग मोमबत्ती को, तो देखे होंगे कि मोम क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है। तो पिघलता है तो पिघलना का अवस्था क्या है, जब पिघल रहा है तो द्रव अवस्था, ठोस में था द्रव में आया, और कुछ भाग जो है उसमें जलता भी है, तो जलकर क्या हो गया, गैस अवस्था। तो अवस्था में परिवर्तन देखते हैं हम लोग। मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर, मतलब द्रव अवस्था में नीचे गिरता है। तो आप लोग मोमबत्ती जलाए होंगे तो देखे होंगे कि कुछ भाग जो है उसका पिघल कर क्या होता है, नीचे आ जाता है, और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित होकर जलता है। मोमबत्ती का मोम जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही मोमबत्ती को हम लोग जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और जल। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अवस्था में परिवर्तन हम लोग देखें कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन आता है। जैसे हम लोग यहाँ पर मोम का उदाहरण लिए, मोम क्या होता है, ठोस होता है, उसको जलाते हैं तो पिघलने लगता है, कुछ भाग पिघल कर क्या होता है,
जलता है और जलकर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल उत्पन्न करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक समीकरण क्या है हम लोग समझते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों, पदार्थ का संकेत या सूत्र, जैसे पदार्थ का संकेत, जैसे हाइड्रोजन को हम लोग किससे लिखते हैं, एस से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन को ओ से, कार्बन को सी से, कैल्शियम को सी ए, क्लोरीन सी एल। तो बोलता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त मतलब क्या होता है, छोटा रूप, संक्षिप्त निरूपण मतलब छोटा रूप में हम लोग दर्शा सकते हैं। कोई भी अभिक्रिया कर रहा है पदार्थ तो उसको छोटा रूप में हम लोग दिखा सकते हैं रासायनिक समीकरण के द्वारा। तो एक बार फिर से देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। कि अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको संक्षिप्त में उसको संकेत या सूत्रों की सहायता से हम लोग दर्शाते हैं, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको यदि शब्द में हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को यदि हम लोग धूप में रख देते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। और इसको संक्षिप्त रूप में क्या लिख दिए, H2 + Cl2, इधर क्या लिख दिए HCl, 2HCl। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस करने के लिए, यहाँ पर 2 कैसे लगता है, ये 2 कैसे लगता है। तो समीकरण में हम लोग पढ़ेंगे इधर, ये बाएं तरफ जो होता है अभिकारक होता है, दाएं तरफ जो होता है वह प्रतिफल होता है। अभिकारक को रिएक्टेंट बोलते हैं, प्रतिफल को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये सब पढ़ना हम लोग को। तो यहाँ पर हम लोग सीखे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को सूत्र एवं संकेतों की सहायता से संक्षिप्त रूप में हम लोग दर्शाते हैं, संक्षिप्त रूप में निरूपण करते हैं। निरूपण मतलब होता है दर्शाना, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण उम्मीद है समझ में आया होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन बनके हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा। अब है रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का क्या नियम है, इस सब को समझ जाइएगा तो इस सब को याद करने का कोई जरूरत नहीं। अब देखिए, बताए थे आपको कि बाएं तरफ जो होता है अभिकारक होता है, अभिकारक, और दाहिने तरफ होता है प्रतिफल होता है। इसको इंग्लिश में अभिकारक को रिएक्टेंट कहते हैं, पहले भी पढ़ चुके हम लोग पिछले कक्षा में। रिएक्टेंट बोलते हैं और प्रतिफल को प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देखिए, रिएक्टेंट अभिकारक जो है यह अभिक्रिया करके, और इधर दाहिने तरफ जो बनता है अभिक्रिया करने के बाद जो अभिक्रिया में भाग लेता है वह अभिकारक, और अभिक्रिया करने के बाद जो बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। अब देखिए रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। तो एक या एक से अधिक पदार्थ रहेगा तो अभिक्रिया करके कुछ नए पदार्थ का निर्माण करेगा। तो देखिए, दोनों पदार्थ के बीच में प्लस चिन्ह का, अभिकारक की तरफ लिखेंगे तो प्लस चिन्ह का उपयोग करेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग धनात्मक चिन्ह। मान के चलिए यह हाइड्रोजन है, यह क्लोरीन है, और इधर जाके कुछ बनेगा, HCl बनेगा। एक या एक से अधिक बन सकता है। अब देखिए, हम लोग अभिकारक में क्या दिखाएं, एक या एक से अधिक पदार्थ को प्लस में, दो पदार्थ के बीच में क्या धनात्मक चिन्ह देना है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद एक तीर का चिन्ह दर्शाते हैं हम लोग। ठीक, फिर प्रतिफल में क्या करते हैं, या एक बना तो एक लिखते हैं एक पदार्थ, या एक से अधिक बना तो बीच में धनात्मक चिन्ह प्लस का चिन्ह देते हैं, उसी को प्रतिफल कहते हैं। तो यही है रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। बहुत ही आसान था, इसको रटने का जरूरत नहीं है, इसीलिए एक लाइन में समझा दी। अगला है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए, रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, एक संतुलित होता है, दूसरा असंतुलित होता है। तो हम लोग दोनों को बारी बारी से पढ़ते हैं।
कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर, देखिए समीकरण के अभिकारक और प्रतिफल, तो समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो हम लोग समझेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण है। एक बार फिर से देख लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें दोनों ओर, तो दोनों ओर क्या हो गया, अभिकारक और प्रतिफल, ये मिलकर क्या हो गया, दोनों ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। जैसे इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, क्लोरीन कितना है, 2 है। यहाँ पर देखिए 2 इंटू HCl, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, और 2 इंटू Cl, तो क्लोरीन कितना हो गया, 2। यह क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये लिखा हुआ भी है उदाहरण में हमारे। देखिए हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक की तरफ क्या है, 2, क्लोरीन की संख्या 2, तो देखिए ये बाईं ओर है अभिकारक और दाहिने ओर क्या रहेगा, प्रतिफल। तो अभिकारक का लिखेंगे हम लोग बाईं ओर और प्रतिफल का लिखेंगे दाईं ओर। यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 2 है। क्लोरीन की संख्या बताइए कितना है, 2 है। अब देखिए इधर ये 2 जो है सामने में, जैसे हम लोग इक्वेशन लिखते हैं 2 इंटू 4x, तो यह क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, 8x लिख सकते हैं। उसी तरह इसमें है, ये 2 जो है हाइड्रोजन से भी गुना है और क्लोरीन से भी गुना है, तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गया, 2, और क्लोरीन की संख्या क्या होगी, 2। तो देखिए अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या है, तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, तो इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब आते हैं हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो बैलेंस्ड नहीं है उसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड। संतुलित नहीं है तो असंतुलित है। असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या जो है समान नहीं रहती है, बराबर नहीं रहती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखते हैं उदाहरण। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो अभिकारक और प्रतिफल में देखते हैं हम लोग। अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितना है, बाईं ओर 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2। अब देखिए प्रतिफल में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन का 2 है, ये नहीं सोचेंगे कि ऑक्सीजन से गुना हो जाएगा, तब गलत हो जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ बराबर है, हाइड्रोजन की संख्या 2, दाईं ओर भी 2, बाईं ओर ऑक्सीजन 2, बाईं ओर ऑक्सीजन 2 और दाहिने ओर 1, तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यह संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, तो संतुलित नहीं है तो क्या है, असंतुलित है। उम्मीद है आप सभी को केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।